एवरीवन, मैं राघवेंद्र फिर से आ गया हूं आपके पास और आज हमारे साथ हैं नेशनल रेफरी और जो हमारे इंडियन आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के सीनियर प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये हैं अपने राहुल राज सर, जो कि आए हुए हैं यहाँ पे बहुत दूर से हम लोगों को ट्रेन करने के लिए। हमारे यूपी 70 आर्म रेसलिंग एसोसिएशन को ट्रेन करने के लिए सर आए हैं बहुत दूर से। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन, मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आकर के। और प्रयागराज में पहले से मैं जान रहा था कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, पंजा कुश्ती खिलाड़ी हैं, वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, किंतु सांगठनिक रूप में यहाँ पर इस तरह कोई एसोसिएशन ना होने से वे ना तो प्रैक्टिस कर पा रहे थे और ना सही तरीके से स्टेट में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। तो आज हमें बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की एफिलिएशन जो है हमने श्री राघवेंद्र कुमार जी को दी है। और इस इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राघवेंद्र कुमार जी रहेंगे और इसके बाद ये अपनी टीम बनाएंगे पूरा एसोसिएशन की। और इस तरह एसोसिएशन पूरे प्रयागराज ज़िले में जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी आपके शहर में जिम्स हैं, उन जिमों में आर्म रेसलिंग के प्रचार प्रसार के लिए रणनीति तैयार करेगी। उन सब जिमों की अपनी अपनी टीमों को बनाने के लिए प्रेरित करेगी और अगर प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी तो वे स्वयं भी प्रशिक्षित करेंगे उनको। और होगा तो उत्तर प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन सदैव तत्पर है। ये जब कहेंगे तो मैं बनारस से आ जाऊंगा और इसलिए ट्रेनिंग और दे दूंगा। इस तरह ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये आर्म रेसलिंग उत्तरोत्तर प्रगति करेगी और निश्चित रूप से यहाँ पे एक बहुत सशक्त पंजा खिलाड़ियों की टीम तैयार हो जाएगी, जो कि एक बहुत मजबूत चुनौती जो है प्रदेश चैंपियनशिप जो होगी आगामी, उसमें देगी। तो ये बहुत अच्छा मौका रहा और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और कहा जाता है कि अ गुड बिगिनिंग इज़ हाफ डन। तो अच्छी बात है, हमको लगता है कि अच्छी शुरुआत है। आगाज़ इतना अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग सेमिनार के लिए। आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग सेमिनार इसलिए आवश्यक थी क्योंकि आर्म रेसलिंग जो गेम है उसमें जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो वर्ल्ड बॉडी है इसकी, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन, उसके जो रूल बुक है उसमें क्या फाउल्स हैं, क्या वार्निंग्स कैसे मिलती हैं, फाउल्स कैसे हैं, जो रेफरी है उसके क्या साइंस होंगे और कैसे हमको खेलना है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या रिहैबिलिटेशन अगर इंजरी हो जाती है लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, उसकी रिकवरी हमको कैसे करनी है, हमारे जो आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, जो आर्म रेसलिंग में प्रयुक्त होने वाले शरीर के अंग हैं उन सभी अंगों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से हमको अभ्यास करने हैं, उनमें कौन कौन से विशिष्ट उपकरण प्रयुक्त होंगे, यह सब कुछ जानकारी देने के लिए आज हम लोगों ने ये पंजा कुश्ती संगोष्ठी या आर्म रेसलिंग सेमिनार का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ से अब उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। तो आपने मैंने वीडियो के स्टार्ट में सर का इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया था कि ऑब्वियसली जितने भी आर्म रेसलर्स हैं वो तो इनके बारे में जानते ही, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। और जो नॉन आर्म रेसलर्स हैं, क्योंकि मेरा चैनल है वो फिटनेस से रिलेटेड ज़्यादा है और चूँकि आर्म रेसलिंग को मैं अपने चैनल में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ा गेम है हमारे इंडिया में, तो काफ़ी बड़े स्तर से ये फैल चुका है। आप कई नाम को जानते होंगे, जैसे आकाश कुमार जो रिस्ट हंटर नाम से भी चलते हैं, या फिर आर्यन खंडारी को भी आपने देखा हुआ है। लेकिन सर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा क्योंकि सर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था। ये उस समय से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं जो कि मतलब कई बच्चे उस समय पैदा नहीं होंगे, और 94 से 98 का वो समय था जब सर ने नेशनल खेला और मेडल्स लाए हैं और प्राउड फील कराया हमारी कंट्री को। तो उस समय के मेडलिस्ट रहे हैं सर। 94 से 98 का समय, आप सोच सकते हैं कितना समय हो गया सर को। तो इंडियन जॉन ब्रिजेंक हम कह सकते हैं सर को, है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। An important message to you, John Brizenk. We have another John Brizenk over here, so I would recommend you come over here and have a sparring session with our champ.
So it's an important message for you. Do come in India, and I'm telling you, he'll give you a tough one. Now that's something. I mean, I don't have words to say because I really respect John Brzenk, and he's the god of arm wrestling. Obviously, he's a goat of arm wrestling, and yeah, it's true that subconsciously in my mind, I do follow John Brzenk's style and the way he maneuver his arm wrestling on the table. That's good. That's true. I really admire him and I follow him. But giving me the epithet of Indian John Brzenk, I think it's too much, and I don't deserve that thing. I mean, I'm not capable of handling such a great honor. I'm sorry for that. I'm Dr. Rahul Raj, and that's enough. Yeah, that's okay. And I'm really honored by coming here. As you said that I have to say something about myself. Let me introduce myself. I'm Dr. Rahul Raj. And I'm professor of ancient Indian history, culture and archaeology in Banaras Hindu University, Varanasi. Basically, I'm hailing from Lucknow. So the arm wrestling activities of Lucknow as well as in Varanasi in particular and in the whole of UP in general, I used to oversee all these activities as a hobby, as a passion. So this is my short introduction, and I'm national referee, and our national association is Indian Arm Wrestling Federation, whose headquarters is in Hyderabad, and our national president is Shri Hashim Raza Zabed ji, and the chief coach of India is Shri Mustafa Ali ji, and the state body, the district, the Uttar Pradesh Arm Wrestling Association is formed in early 80s, and Sanjay Pradhan ji, the late Sanjay Pradhan ji, was the founding General Secretary of Uttar Pradesh Arm Wrestling Association. The present General Secretary is Dr. Praveen Singh Jadon ji. He is head of Department of Physical Education in KAPG College, Kasganj, and our headquarters is also in Kasganj. And myself is a Senior Vice President of Uttar Pradesh Arm Wrestling Association, as well as the chief coach of UP, because I'm interested in game more than administration. So this is my short introduction, and I love doing arm wrestling and teaching arm wrestling. It's my passion. So over to Raghavendra ji. So can we have a huge round of applause for the man over here who has come over here to embolden us. Under his tutelage, we are going to learn a lot. So let's start. Let's stop the video and start the matches. Yes. अब हम लोग का स्पारिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है. राहुल सर जो है, सबसे पहले आशीष जो हमारे यहाँ के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, हालांकि नोवाइस है, आप जानते हैं, वीडियोस देखते आ रहे हैं इतने दिन से, तो आपको पता ही होगा कि ये अभी अभी आर्म रेसलिंग इन्होंने स्टार्ट किया है. तो अपने सर जो है स्पारिंग सेशन में थोड़ा बहुत बताएंगे और जो भी क्वेरी होगी वो उसको आंसर करेंगे सर. ओके. देखिए, जो स्पारिंग सेशन है, इसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को रूल्स, फाउल्स और जो रेफरीज के जो सिग्नल्स हैं उनको क्लियर करते हैं, क्योंकि जो भी खिलाड़ी जब स्टेट चैम्पियनशिप में जाता है या नेशनल चैम्पियनशिप में जाता है तो वहाँ पर वो असहज महसूस करता है. क्यों? क्योंकि वो जब प्रैक्टिस करके आया होता है तो वो अलग होता है, पर जब वहाँ बिल्कुल फॉर्मली, प्रोफेशनली जब रेफरी उसको कमांड करता है या इंडिकेट करता है तो वो उसको समझ में नहीं आता. हम पकड़े, इसकी चिंता ना कीजिए, आप परेशान हो जाएंगे, है ना? ठीक ठीक, ऐसे छोड़ दीजिए. ठीक, मैं पकड़ा उसके से. तो इसके पहले कि हम लोग स्पारिंग शुरू करें, बाउट्स शुरू करें, बाउट्स में मैं बताऊंगा आपको बेसिक ट्रिक्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, बेसिक मेथड क्या है, अटैक्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं, काउंटर अटैक क्या हो सकता है, अपने को इंजरी से बचाते हुए हमको कैसे जीतना है, इत्यादि इत्यादि मैं सब क्लियर करूंगा. पर पहले मुझे लग रहा है कि पहले मैं फाउल्स बता दूं, तभी लड़ाने का मज़ा है. जैसे कि अगर आप तलवार लेके युद्ध में गए हैं तो पहले तलवार भांजना तो जान जाइए, पर तलवार आपने निकाली और खड़े हो गए युद्ध में तो हार निश्चित है. इसीलिए पहले जो है, जो ट्रिक्स हैं
तलवार भाजने की कला पहले वो सीख लिया जाए और उसके बाद हम लोग फिर मैचेस शुरू करेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेक चाहेंगे। पहले हम फेज़ करेंगे ट्रेनिंग फेज़, उसके बाद प्रैक्टिस फेज़। ओके, तो ट्रेनिंग में मैं बता दूंगा आप लोगों को। मैं स्टार्ट रखूं? ठीक है। आर्म रेसलिंग टेबल जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड नाप की टेबल है। ये जो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन है, जो कि सारे रूल्स को कंट्रोल करता है, तो उसके द्वारा जो बताई गई टेबल ये स्टैंडर्ड टेबल है। ये टेबल 26 इंचेस ब्रॉड, 36 इंचेस लॉन्ग और इसकी हाइट जो है फ्लोर से टेबल टॉप तक 40 इंचेस है। इसका मतलब ये हुआ कि 26 इंच बाय 36 इंच और टॉप तक का 40 इंच। ये तो होगी टेबल। लोहे की टेबल बन सकती है और उसके ऊपर जो प्लाई लगाई जा सकती है और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा फोम लगाया जा सकता है, जिससे कि हाथ में इंजरी ना हो। अब आता है कि इसके ऊपर जो है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर 4 पैड्स हैं, 4 गद्दियां हैं, 2 कोहनी रखने की और 2 गिराने की। इनको हम कहते हैं, जो कोहनी रखने की गद्दियां हैं ये 7 इंच बाय 7 इंच की हैं। थैंक यू। ये 7 इंच बाय 7 इंच की गद्दियां हैं और इनका जो नाप है मैं आपको बता देता हूं। ये जो गद्दियां हैं 7 इंच बाय 7 इंच बाय 2 इंचेस, ये 2 इंच ऊंची होती हैं, 7 बाय 7 इंच की स्क्वायर होती हैं। ये गद्दी होती है और इनको कहते हैं हम एल्बो पैड। इस पर हमको एल्बो रखना होता है। एल्बो हम इस गद्दी पर, एल्बो पर कहीं भी रख सकते हैं। 7 बाय 7 बाय 2 इंच ऊंची होती है। एल्बो हम कहीं भी रख सकते हैं। इसके नीचे एल्बो नहीं जाना चाहिए, ना तो फाउल होगा। फाउल 2 तरह से हो जाएगा। अगर हमारा कोहनी इससे नीचे खिसकती है किसी भी डायरेक्शन में, अगर नीचे उतरी तो फाउल है या उठी तो फाउल है। तो 2 तरह से फाउल होगा एल्बो पैड पे। एल्बो पैड पे या तो उतरे किसी भी दिशा में और या तो उठे, 2 फाउल हो गए। तो ये एल्बो पैड है। दूसरा पैड आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं टच पैड। टच पैड 12 इंच भी होता है, पर कहीं 10 इंच भी होता है। आप इसको 10 इंच का मानिए। ये 2 इंच का चौड़ा, 10 इंच लंबा और 4 इंच ऊंचा होता है। ये खड़ा ये थोड़ा सा कम है अभी, चूंकि आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं इसीलिए ठीक है। बाद में इसको हम लोग ऑफिशियली बना देंगे। तो इसको कहते हैं टच पैड। 4 इंचेस हाइट, 2 इंचेस ब्रॉड और 10 इंचेस लॉन्ग। और इसको हम लोग डायगोनल रखते हैं। डायगोनल क्यों रखते हैं? क्योंकि जो एल्बो है वो डायगोनल ही गिरेगी, इसीलिए इसको हम लोग डायगोनल रखते हैं, टेढ़ा रखते हैं। इसी तरह जब लेफ्ट हैंड का मैच होगा, क्योंकि आर्म रेसलिंग मैचेस जब भी होंगे तो जो राइट के होंगे वही लेफ्ट के होंगे, तो ये गद्दियाँ इधर आ जाएंगी, ये गद्दी इधर आ जाएगी। सेम यही कंडीशन लेफ्ट की हो जाएगी। ये एल्बो पैड यहाँ आ जाएगा इसके गिराने के लिए और ये एल्बो पैड यहाँ आ जाएगा इसके गिराने के लिए। ठीक है ना? इन गद्दियों को नीचे 2 पिन से केवल फंसाया जाता है, जिससे कि निकाल करके हम उसको चेंज कर लें। तो अभी तो ये फिक्स है, पर हम आपको बता देंगे कि ये 2 पिन से इनको केवल फंसाया जाता है। रख देंगे तो अपने वजन से ये कहीं हिलेगी नहीं और इस तरह गद्दियाँ चेंज हम कर सकते हैं। तो ये टेबल हो गई। चौड़ाई के बिल्कुल बीचों बीच 13 इंच पर जो है एक 6 इंच का जो है एक हैंडल होगा, जिसको हम कहते हैं पैग या हैंडल। इसको आपको पकड़ना होता है। ये 1 इंच डायमीटर का और 6 इंच ऊंचा होता है। मैच के दौरान आपको ये लगातार पकड़े रहना है। अगर ये आपसे छूटता है तो वो भी फाउल दिया जाएगा, ये भी फाउल माना जाएगा अगर आपसे छूटता है तो। ठीक है ना? पर अगर आप विनिंग कंडीशन में हैं तब नियम थोड़े बदल जाएंगे और उसमें फाउल तो होगा पर वो रनिंग फाउल माना जाएगा, क्योंकि आप विन कर रहे हैं तो रनिंग फाउल होगा। अगर आप तुरंत पकड़ लेते हैं, जैसे उसने रेफरी ने कहा छूटा, तुरंत पकड़ लिया आपने, फाउल होगा, पर चूंकि गेम चलता रहेगा, गेम रुकेगा नहीं। तो ये कुछ नियम है। अब हमको लग रहा है कि जो है हम कुछ बेसिक पद्धति पे बता देते हैं कि ट्रिक्स क्या हैं। कि आपको जब भी खड़ा होना है तो एल्बो रखना है, हाथ आपका सेंटर पे रहेगा और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और ये आपको पकड़ना है। इसको पकड़ करके आप जब सेंटर में रहेंगे, शोल्डर हरदम पैरेलल रहेंगे। रेफरी ये सुनिश्चित करेगा कि जब भी आप खड़े हो तो शोल्डर इतना लगा के नहीं खड़े होंगे। आप इतना लगा के शोल्डर अलाउ नहीं होता है। शुरुआत में रेफरी यहाँ पे प्रेस करेगा
इसका इशारा ये है कि शोल्डर सीधे करो। आप शोल्डर एक तरफ गिरा सकते हैं, ऐसे खड़े हो सकते हैं, ऐसे खड़े हो सकते हैं, पर आप शोल्डर को दबा नहीं सकते, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया। जो आपकी रिस्ट है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल सीधी होगी। स्टार्टिंग में रिस्ट ना तो ऐसे होगी ना ऐसे होगी, इसको ध्यान रखना है। रिस्ट में जो ग्रिप है, आप ग्रिप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है या ऐसे लेना है, हाथ इसके ऊपर वैसे भी नहीं जाएगा। तो आप इस एंगल को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको कहाँ पकड़ना है, पर ये हाथ ऐसे नहीं होगा। इसका जो बैक है ये इसी फोरआर्म की ही सीध में होगा। ये कुछ बेसिक नियम थे जिससे हम लोग आर्म रेसलिंग करते हैं। तो अब हम आते हैं, इतना सबको मालूम ही होगा, अब आते हैं बेसिक 2 टेक्निक्स पे। तो पहले एपी फिश अपने खत्म कर लिया तो मैं भी खत्म कर लूँ हैं। और रेफरी ग्रिप आप लोग समझ लें। 2 प्लेयर आए, नाम पुकारा गया, नाम पुकारा गया, इन्होंने आए तो पहले हम कहेंगे ग्रिप। ग्रिप करके हम कुछ करेंगे नहीं, ग्रिप, ये आपस में ग्रिप करेंगे। बाई चांस खींचा तानी, ये वो खींच हाथ, इसने खींच लिया, कह रहा है कि इसने ज़्यादा खींच लिया, नो मेरी ग्रिप नहीं आई, इन्होंने खींच लिया कि मेरी ग्रिप नहीं आई, फिर करेंगे ग्रिप, है ना, इन्होंने कस से पकड़ लिया, ये छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं। कुल मिला के ये सारा नौटंकी केवल 30 सेकंड तक जो है रेफरी बर्दाश्त करेगा। आप लोग आराम से ग्रिप अगर पकड़ लेंगे तो रेफरी गो कर देगा सीधा करके। अगर आप लोगों ने ग्रिप सही से नहीं पकड़ी 30 सेकंड तक का तो रेफरी स्टॉप करेगा, स्टॉप रेफरीज ग्रिप आफ्टर 30 सेकंड। अब रेफरीज ग्रिप में भी वही कंडीशन चलेगी, ध्यान लीजिए, आपको हिलना नहीं है, बॉडी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, बोलना नहीं है, रिस्ट मूवमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप पोजीशन लेके खड़े हो गए, पोजीशन लेके खड़े हुए बिल्कुल लड़ाने की मुद्रा में, बिल्कुल हाथ छोड़िए। अब इस पोजीशन के बाद आप हिलेंगे नहीं, जान लीजिए। रेफरी खुद यहां लाएगा हाथ, थम्स डाउन, ग्रिप, ग्रिप और गो, ठीक है ना। इस दौरान जो भी हिला, कंधा हिला, कोहनी हिली, एल्बो हिला, तुरंत फाउल, तुरंत स्टॉप, फाउल, फिर रेफरी ग्रिप, फिर हुआ, फिर फाउल। समझ गए आप लोग। तो रेफरी ग्रिप में जो आर्म रेसलिंग है वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि बिल्कुल फेयर होती है, उसमें बेईमानी की चांसेस नहीं होते हैं। गो के बाद जिसकी ताकत है, जिसको जो दांव लगाना है वो लगा सकता है, ठीक है ना। आप समझ गए। तो रेफरीज ग्रिप की पावर आपको आनी चाहिए, रेफरी ग्रिप में मैच खेलना आना चाहिए, ठीक है आप लोग। तो ये आपको हमने आज अब स्ट्रैप और रेफरी ग्रिप बताई। तीसरी चीज़ आप लोग जान लीजिए जो बहुत ही कॉमन है और जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लड़कों को जो है हम लोगों ने जो है वार्न भी किया, वो हम यहाँ बता दे रहे हैं क्योंकि बताना जरूरी है। वो क्या है कि आप जो है प्रतिद्वंदी का अपमान नहीं कर सकते। जैसे कि ये बहुत शक्तिशाली हैं और ये अभी नए नए आए हैं, मैच हुआ, अब ये मैच में उसको खिला रहे हैं, चलो 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 चलो, हाँ चलो, ये गलत है, ठीक है, समझ गए आप लोग। आप प्रतिद्वंदी का हौसला नहीं तोड़ सकते, प्रतिद्वंदी का अपमान नहीं कर सकते। आपको जीतना है, आप जीतिए, आपको विनर दिया जाएगा, आप बैठिए। आप वहां पे खड़े होकर उसका अपमान नहीं कर सकते, नहीं तो वार्निंग दी जाएगी। समझ गए आप लोग, ये बहुत जरूरी है। पिछले 2 यूपी स्टेट चैंपियनशिप्स में एक ही क्लब के लड़कों ने निहायती अपमानजनक हरकतें जो है प्रतिद्वंदी को लेकर की और दोनों प्रतियोगिताओं में उनको जो है मतलब कि डांटना पड़ा या कहना पड़ा। बहुत गलत है, आप लोग देख लीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा आपको। तो ये बहुत गलत है, ठीक है, आप लोग समझ गए। अब आप लोग जाएं, ठीक है। तो ये हम लोग ने थोड़ा सा बताया। अब कुछ ट्रिक्स, हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऐसा होगा, रेडी गो, ठीक है। स्ट्रैप मैच होगा, वैसे स्ट्रैप मैच क्या, तुम ऐसे ही चलो स्ट्रैप मैच। अरे नहीं जाने, यहाँ पे मैं स्ट्रैप मैच क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारा हाथ खुल गया था, ये तो पकड़ ही थे, नहीं तो अगर ये छुड़ाते तो तुम विनर थे। रेडी गो, हाँ हाँ हाँ, रोको 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 रोको, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप देखो
पावर यहाँ से लगाओ, यहाँ से, यहाँ लगाओ पावर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बैक से उठाओ, बैक से उठाओ, बैक से उठाओ, ऊपर ऊपर पुल करो, ऊपर पुल करो, ऊपर पुल करो, ऊपर पुल करो। हाँ वो आ जाता है, वेरी गुड। और अंदर करो, और अंदर करो, आ गया, आ गया, ठीक है, अच्छी पावर लगाई, ठीक है। हुक में भी तमाम वेरिएशन है। आ जाओ, जाओ कर लो, आओ, पकड़िए। रेडी, रेडी, गो। हाँ 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 हाँ, शोल्डर लगाओ, शोल्डर लगाओ, शोल्डर लगाओ। कोई बात, अब जैसे ये हो गया था, पूरा शोल्डर लगा देते हैं, बैक से, बैक लगा के तब आया। ठीक है, रेडी, गो। बहुत अच्छा, फ्लॉप रिस्ट, बहुत अच्छा, ठीक है। हुक जा रहा है आपका, हाँ, रेडी, गो। हाँ हाँ, आया आया, ठीक है, आया आया, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, विनर, बिल्कुल सही। ये शोल्डर एप्लीकेशन बिल्कुल सही किया फ्लॉप रिस्ट में। अगर इनकेस टॉप रोल ले लेता है आदमी, आपकी फ्लॉप रिस्ट हो जाती है, तो आपको इस एंगल को चेंज नहीं होने देना है, इस एंगल को बढ़ने नहीं देना है, इस एंगल को इतना ही रखना है। फ्लॉप रिस्ट हो गई। अब यहाँ ना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो रिस्ट मुड़ी गई है, ये चेंज ना हो। धीरे से शोल्डर लाइए और शोल्डर बैक से उसको गिराना शुरू कीजिए, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक। तो हल्के कोने पीछे चलिए, रेडी, गो। हाँ ठीक है, आपने देखा आपकी जो फिंगर थी, फिंगर के ऑपोजिट से आपकी खूब। इसको ब्रेक कैसे करना है ये चीज़? देखिए, दो तरीके हैं ब्रेक करने के। या तो आप जो है इसको होने ना दीजिए, इतना टाइट रखिए कि ये हो ना पाए। दूसरा ये है कि जब ये करे आप इसकी फिंगर खोलना शुरू कर दीजिए। तो ये आपकी खोलेगा कि आप अपने संभालेगा है कि नहीं भाई? और क्या, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। फुटबॉल में सिखाया जाता था हम लोग को। फुटबॉल में यही होता था कि डर है कि यार दूसरा गोल ना मार दे, तो उसकी गोल पर चढ़े रहो, ये बॉल इधर आएगी नहीं। अगर वो आपका खोल रहा है और आपको लग रहा है कि यार हम अपनी उंगली से नहीं रोक पा रहे हैं, तो अब उस पर छोड़ दीजिए, ज़्यादा मेहनत ना कीजिए, उंगली ताकत तो बढ़ेगी नहीं, उल्टा उसका खोलना शुरू कर दीजिए, तो कुछ तो गड़बड़ाएगा। जहाँ लाइन गड़बड़ाई, कुछ तो मौका मिलेगा, समझ रहे कि नहीं? चलिए चलिए, आप रेडी, गो। चलिए चलिए चलिए, कंटिन्यू। देखिए आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा था, अब देर हो गई उसकी। हाँ वो पहले था, अच्छा अब वो देर हो गई ना उसकी। यही चीज ये आपको पहले करना था, यहीं पे स्टार्टिंग में ही। जो वो कर रहा है, आप ग्रिप रुकिए, बैठे, गो। देखो आपके दोनों की टेक्निक एक थी, पर इसका क्या फायदा हुआ? स्लो हैंड खेलता है ना। देखिए दोनों की टेक्निक एक है, उसके बाद भी ये जीता। क्यों जीता? नहीं, आपकी फिंगर्स वीक थी, आपने ध्यान नहीं दिया। दोनों की टेक्निक एक थी, पर इसकी फिंगर स्ट्रांग थी, इसने आप तुम्हारा हाथ जाने नहीं दिया, पर तुम्हारा हाथ चला गया था। चलो रेडी, गो। अच्छा हाँ, यहाँ फिंगर आपकी आ जाएगी। नहीं मैं शोल्डर चढ़िए, शोल्डर। अब बेटा तुम इस डायरेक्शन ना गिराओ, अपने बैक खींचो। ये देखिए, यही मैं कह रहा था, आप समझे? बता जाओ। आपने एंगल में महसूस किया होगा, वो तुरंत इसका एक तोड़ है, इस चीज का एक बहुत अच्छा काउंटर अटैक है, क्योंकि काउंटर अटैक भी मालूम होना चाहिए ना, कि दूसरा कुछ और करना चाह रहा है, आपने कुछ और कर दिया, वो सोचा भाई ये क्या हुआ, भला आउट बजाने चक्कर में हाथी चला गया। आप समझिए ना, शतरंज है ना तो। चलिए गो। हाँ बस यही काउंटर अटैक काम करता है।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगली बार आए तो कमरे और तुम लोग हो जाओ, हो जाओ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, अभी तो फोटो मांग रहे थे। बहुत देर से मांग रहे थे। अरे वाह, आज तुम गाना बना दे रहा है। बल्कि और इधर जिस तरह आप इस